सर मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों को M1 और M2 में डर लगता है और जो बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि उन्हें डर ना लगे और वो टॉपिक्स को कैसे कवर करें जिसमें बहुत तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि सभी को पता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है। ये उन लोगों ने एक फियर बना रखा है, जबकि मैथमेटिक्स तो ना कभी डरने की चीज़ रही नहीं है। ये मैथमेटिक्स क्या है, एक नंबरों का खेल है, सवालों का एक पूरा जाल है। अगर आप जितना इंटरेस्ट से आप इसको पढ़ते जाएंगे और आपको बेस्ट टू बेस्ट देता जाएगा। समस्या कहाँ होती है कि हम मैथमेटिक्स से क्यों भागते हैं, उसका एक रीज़न है कि हम लोग ना प्रैक्टिस कम करना चाहते हैं। Hello everyone, welcome to another insightful episode of Cell Records episode number 5. आज हमारे बीच हैं वेरी स्पेशल गेस्ट मच अवेटेड डॉक्टर संजीत कुमार सर, जो कि एक प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है LNCT एस में। आज हम इनसे जानेंगे कि मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स के फियर और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। संजीत सर अपनी बहुत जॉली सी पर्सनैलिटी एंड एक फेवरेट टीचर के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सर हम बच्चे अपने मैथमेटिक्स के लिए क्या कर सकते हैं जिससे हमारी मैथमेटिक्स ठीक हो। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक सर यू। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ई सेल LNCTS का, जिन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पर एक मौका दिया और उनके साथ अपने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा उनके साथ। सो थैंक यू टू ऑल। और सारे मेंबर जितने भी LNCTS ई सेल में हैं, सारे स्टूडेंट हैं और इन लोगों ने बहुत मेहनत से ये ई सेल को एक नई ऊंचाइयों पर लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए सभी जितने भी सदस्य हैं इसमें, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उनको दिल से, सही दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। तो सर आपकी जर्नी, टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप LNCT में? मेरी टीचिंग जर्नी 2004 में मैंने MSc देन आफ्टर MPhil कंप्लीट की थी। 2002 में मेरी MSc कंप्लीट हुई, 2004 में मेरा MPhil कंप्लीट हुआ और मेरी जो रिसर्च डिग्री कमेटी होती है, जैसे हम RDC बोलते हैं, वो PhD की RDC, जिसमें मेरा थीसिस का टॉपिक अप्रूवल हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। और मेरी सारी एजुकेशन आगरा यूनिवर्सिटी से है, कंप्लीट हुई है। और मैंने वहाँ से जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन PhD स्टार्ट की, तो मेरे जो गाइड हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, जो मेरे गॉड के बराबर उनको मैं हमेशा माना है मैंने, डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि अभी लेटेस्ट में वो वाइस चांसलर आजमगढ़ सोहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के नियुक्त हुए हैं। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई और जिनकी वजह से मैंने उनके जो बनाए हुए रास्ते थे उन्होंने मुझे बताए थे। जब मैंने PhD में एडमिशन लिया और मेरी RDC कंप्लीट हुई, तो मुझे यहाँ से कहूँ मैं LNCT परिवार से जुड़ने का, वो शायद मेरा बहुत सौभाग्यशाली कह सकता हूँ वो दिन रहा होगा जिस दिन मैंने यहाँ पर शुरुआत की। और वहाँ से आने के बाद मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर निकला हूँ। तो LNCT मेरे लिए कोई एक संस्था नहीं है, मेरे लिए सिर्फ वो एक परिवार है, जहाँ पर मुझे बड़े सर, जो जयनारायण चौकसे सर को मैं हमेशा बड़े सर के नाम से बोलता हूँ, मेरी बड़ी मैडम पूनम चौकसे मैडम, जिनको मैं बड़ी मैडम के नाम से मैं अभी भी बोलता हूँ। और इन लोगों का इतना प्यार था कि मुझे कभी यहाँ से जाने का मौका नहीं मिला। और आज मैं कहूँ जो है, मैंने हमेशा LNCT में ना सीखने की कोशिश की है और इनका सपोर्ट, जो ये मैंने नाम लिए आपको, बड़े सर, बड़ी मैडम, और अभी की डेट में जो बात कर रहे हैं हम, डॉक्टर अनुपम चौकसे सर, इनकी जो दूरदृष्टा है, जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं, JNCT के वाइस चांसलर भी हैं हमारे हमारे इनकी अगर मैं बात करूं, तो ये सब सारे चीज़ ना कभी कभी ना मुझे बहुत मोटिव करते हैं कि मैं आगे लक्ष्य की तरफ और बढ़ता जा रहा हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो मेरी PhD कंप्लीट हुई 2009 में कंप्लीट हुई, और जो मेरी पूरी LNCT की जो जर्नी है वो 21 ईयर्स से ऊपर की चल रही है। जहाँ तक मुझे LNCT के बारे में है कि LNCT में अगर आप बेस्ट करेंगे तो आपके साथ सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आपके साथ कदम ताल आपके साथ हमेशा बने रहता है।
आप एक बार बेस्ट करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप चाहे उनके लिए एक कुछ भी आप बोलते हैं कि सर मुझे आज ना ये काम करना है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा बोलेंगे आप आगे बढ़िए। तो ये जर्नी है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों को M1 और M2 में डर लगता है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि उन्हें डर ना लगे और वो टॉपिक्स को कैसे कवर करे जिससे हाँ, बहुत तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि सभी को पता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है। ये उन लोगों ने एक फियर बना रखा है, जबकि मैथमेटिक्स तो ना कभी डरने की चीज रही ही नहीं है। ये मैथमेटिक्स क्या है, एक नंबरों का खेल है, सवालों का एक पूरा जाल है। अगर आप जितना इंटरेस्ट से आप इसको पढ़ते जाएंगे और आपको बेस्ट टू बेस्ट देता जाएगा। समस्या कहाँ होती है कि हम मैथमेटिक्स से क्यों भागते हैं, उसका एक रीजन है कि हम लोग ना प्रैक्टिस कम करना चाहते हैं। आज की जनरेशन में अगर आप देखें ना, तो उनको दूसरे काम करवा लो लेकिन मैथमेटिक्स से क्वेश्चन मत करवाओ, ये बड़ी दिक्कत है। उनसे बोलें कि भाई आप ना एक क्वेश्चन दिया है तो उसको आप उसके बेस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करें। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक की तरफ भागने लगे हैं। क्यों उसका रीजन है कि अब जैसे हम लोगों ने अभी JEE दिया 12th के बच्चे, तो मोस्टली बच्चों की अभी एक आदत बनी हुई है ना शॉर्ट ट्रिक से वो सॉल्व करने की, तो वो रिटन प्रैक्टिस उनके लिए ना कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। ये सबसे बड़ी चीजें आ रही हैं। उन्होंने शॉर्ट ट्रिक किया और लिखा। अब मैं अगर RGP की बात करूं, देखो RGP में क्या है कि जब तक आप ना लिखेंगे नहीं, तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं, RGP में इवैल्यूएशन करने वाले हैं, वो आपको नंबर कहाँ से देंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका लिखना। अब बात करें कि लिखने से पहले हमें समझना है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज नॉट ए नंबर, नॉट ए इक्वेशन, नॉट ए कंप्यूटेशन, इट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना है। अब देखो इंसान के अंदर मैथमेटिक्स स्टार्ट कैसे होगी, उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है कि हम क्वेश्चनों को समझें। अब कोई भी चीजें ना अचानक तो आती नहीं है, आप उनको पहले क्वेश्चन को समझें। तो मैं अपना 21 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जो क्लास में टीचिंग की है, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है पढ़ाने का। मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा इसको। मेरी जो क्लास होती है ना, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ पहले जो भी टॉपिक शुरू करूँ। जैसे मान लो मैंने टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज स्टार्ट की, जो कि मैथमेटिक्स अपने M1 की बात की, तो मैं मैथमेटिक्स 1 की तरफ जाता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैथमेटिक्स 1 में जब से स्टार्ट किया आपने, जैसे मैक्लॉरिन थ्योरम है। अब मैं मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में पहले ना पूरा एक बताऊंगा कि भाई ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका इतना मन नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना, वो कुछ और सोचेंगे। तो पहला मेरा काम होता है कि वो उस मैक्लॉरिन थ्योरम के जो एप्लीकेशन पार्ट हैं, जो इंजीनियरिंग में यूजफुल हैं, तो मैं पहले पूरी क्लास को एक फ्रेंडली, हेल्दी, जिसे हम बोल सकते हैं, माहौल में उस टॉपिक की तरफ लेके आऊंगा, कि ताकि उनका जो दिमाग है वो वहाँ पर, जो ब्रेन है वहाँ पर अटैक करे कि भाई मैं समझूंगा कि व्हाट इज द मैक्लॉरिन थ्योरम, व्हाट इज द यूज ऑफ इन इंजीनियरिंग। तो इनके एप्लीकेशंस पार्ट मुझे बताने पड़ते हैं। तो बच्चे को लगता नहीं यार मेरे तो ये काम की चीज है, तो मैं पहले उनको अट्रैक्ट करता हूँ, फिर उनके स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ, और उस स्टेटमेंट के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो उनको सॉल्व करा। लेकिन इन स्टेटमेंट से पहले अगर मैं स्टूडेंट को ग्राफिकल और उनके एप्लीकेशन, जो रियल एप्लीकेशन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, तो जो पूरी क्लास है काफी इंटरेक्टिव चलती है। बच्चे भी इंटरेस्ट से सुनते, नहीं यार संजय सर ना ये समझा रहे हैं, ये काम की चीज़ है। तो मेरा थोड़ा सा अलग टीचिंग है, मैं इस टीचिंग को मैंने कभी बदला नहीं। और मैं LNCT का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा मुझे मिले पढ़ाने के लिए हमेशा, कि यहाँ स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है, वो कह सकते हैं उनका माइंड है, वो बहुत अच्छा है, और उनको इतना जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा डीप में जाने की। मतलब वो उनको इतनी शार्पनेस है स्टूडेंट की कि वो उनको थोड़ा समझाएं तो वो बहुत फास्ट समझते हैं। और स्टूडेंट की मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ, उनके पास न्यू आइडियाज़ हैं। अगर मैं, मेरी एज आज 21 के बाद भी जितनी मेरी एज हो रही है, तो मुझे ऐसा नहीं कि मैंने 21 में उनसे सीखा नहीं, तो उन 21 एज में मैंने उन बच्चों से भी बहुत सीखा है आज के डेट में। तो मैं कह सकता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। जब आप सीखें तो M1 M2 का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि टॉपिक ऐसे चूज करने हैं जिससे आपको आसानी से एग्जाम में ले सके। एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, जो M1 है, मैं बात थोड़ी रोकना चाहूंगा,
M1 और M2 में क्या है कि बच्चों में फेयर होने का एक रीजन है। M1 क्यों रीजन है मैं उसका बताता हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आंसर दिया कि M1 में ना उनको लिखने की आदत नहीं है, एक सबसे मेजर उनको चेंज हो गया क्योंकि वो अपना सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड से वो करके आए हैं, यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज मिलता है उनको, तो वो लिखने की आदत तो उनके पास चली गई क्योंकि वो उन्होंने हमेशा ना शॉर्ट टिक किया क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, थॉटफुल आंसर उन्हें देने होते हैं और एग्जैक्ट आंसर देने हैं। अगर आपने एग्जैक्ट आंसर जेडब्ल्यू में नहीं दिया, उसके नेगेटिव मार्क्स हैं, तो वो वहाँ लॉस होता है। तो यहाँ पर अलग चीज हो गई है ना। और यहाँ पर आरजीपी में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल का जो सिलेबस डिजाइन किया है थोड़ा सा अलग है, तो वो थोड़ी सी न्यू चीजें आती हैं, लेकिन बच्चे को आदत क्या पड़ी हुई है शॉर्ट ट्रिक की, तो वो थोड़ा सा M1 में दिक्कत आता है। M1 के में एक टॉपिक है जो जो जहाँ से ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, वो है मैं मॉड्यूल 2 जो कि कैलकुलस का पार्ट है। उसमें कुछ चीजें तो उनको पढ़ी रहती हैं, डेफिनेट लिमिट एज ए सम वाला, डेफिनेट इंटीग्रल। तो जहाँ उनको मेजर प्रॉब्लम आती है वो होता है डबल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। वहां से वो डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं कि जब वो 12th करते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें वहां छोड़ चुके होते हैं। उन्हें सोचते हैं कि ना यार अभी छोड़ दो, अपने को ना मैं बोर्ड में ये वाला पार्ट इतने मार्क्स का आता, तो वो कैलकुलेशन अपना लगाते हैं। तो वो दिक्कत उनको यहाँ M1 में मैथमेटिक्स 1 जिस सब्जेक्ट बोलते हैं, स्टूडेंट की लैंग्वेज में हम बात करें तो M1, M2, M3, एक्चुअल में वो मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 है। सर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स को बोरिंग सब्जेक्ट ना समझे और उसको अपना एक इंटरेस्ट के साथ पढ़े? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बोला कि मैथमेटिक्स कभी बोरिंग रहा ही नहीं, है ना। हमने से मान लिया बोरिंग, मैथमेटिक्स कभी बोरिंग रहा ही नहीं। मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स ना हमारे, जब हम सुबह उठते हैं ना तभी से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलती है कि 8:05 पे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 6:30 का अलार्म लगा दो। तो कैलकुलेशन हम बात करें तो मैथमेटिक्स हमारी शुरू हो चुकी है सुबह उठने से। आँख खुली और हमारी मैथमेटिक्स स्टार्ट कि मेरे को इतने बजे वहाँ निकलना है, आज मेरे को इतने बजे बस पकड़नी है। स्टूडेंट की लाइफ में बोले कि मैं 9:30 पे निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी बस आ जाएगी स्टॉप पर, तो कैलकुलेशन तो स्टार्ट हो गई। फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि मैथमेटिक्स से डरना क्यों, क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग में बात करें तो मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, अगर हम AIML में बात करें इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है ना, लीनियर अलजेब्रा है, साइबर में भी प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, ये सारी मैथमेटिक्स है ना। ये पूरे RGPV ने बहुत ही सलीके से बनाए हैं। डिजाइन क्यों? डिजाइन करने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को आगे जैसे जैसे वो सेमेस्टर बढ़ता जाए उसकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस होना शुरू कर दे। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो ये मान के चलो कि आपके आगे जान करके आप इसका एप्लीकेशन पार्ट यूज नहीं कर पाएंगे। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो वहाँ देखो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। 3rd सेमेस्टर में अगर हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, थोड़ा सा कम पढ़ा, समझा नहीं, तो ये मान लो आपका डेटा स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, क्योंकि पूरी सारी चीजें एप्लीकेशन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से डेटा स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होती हैं। चाहे हम ग्राफ थ्योरी की बात कर लें, चाहे एल्गोरिथम की बात करें, ये सारी चीजें डिस्क्रीट में जाएगी। ऐसे ही लगाना चाहूँ ग्राफ थ्योरी का यूज अगर हम आगे जाएं तो TOC में भी मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी चीजें मिल सकती हैं। तो मेरा ख्याल मीनिंग है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी का, अगर मैं मैकेनिकल में जाऊँ तो ऑपरेशन रिसर्च जो कि 7th सेमेस्टर में आता है, तो वहां पर भी पूरा ऑपरेशन रिसर्च यूज होता है। AIML की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी टू इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का पार्ट है, वो 6M में आता है। तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, वो ये मान के चलिए वो आगे के सेमेस्टर में यूज होगा। तो जिस स्टूडेंट का अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो ये मान के चले कि उसकी इंजीनियरिंग बहुत प्यार से और आसानी से होने वाली है ना। ये तो पक्का लिख ले, वो मैथमेटिक्स को उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, और स्ट्रांग करने का सबसे एक ही फायदा है कि जितनी वो कर ये क्यों, ये ना वे ऑफ लर्निंग है कि जितना मैथमेटिक्स करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे। अगर आपने मैथमेटिक्स में करना बंद कर दिया तो ये मान लो उसका रिजल्ट आना बंद कर देगा। क्योंकि देखो एक सिंपल कोई भी स्टूडेंट ले लो, या स्टूडेंट के मैं बोलूँ कि एक इंसान ले लो, इंसान का जो मेन जो उसका पार्ट है वो है ब्रेन। और ब्रेन को अगर आपको आगे बढ़ाना है, ब्रेन के जो माइंड है पूरा आपका, जो वो मसल्स हैं वो आपकी भी स्ट्रांग हो,
तो इसका मतलब ब्रेन पे आपको ऐसा नहीं है भाई, देखो बॉडी तो है नहीं हमारी कि हम सुबह शाम लेकर के ना जिम करें, एक्सरसाइज करें, हमने बॉडी बना ली। तो जिम तो बॉडी बना सकता है, लेकिन माइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेन के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेन के लिए आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जिम से आपकी बॉडी बन जाएगी और मैथमेटिक्स से आपका दिमाग बन जाएगा। अगर आपको अपना ब्रेन स्ट्रांग रखना है, माइंड स्ट्रांग रखना है, तो मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। और फायदे क्या है मैं बताऊं आपको, फायदे क्या है। अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल आ जाए, टफ से टफ सिचुएशन आ जाए, मैं विश्वास दिलाता हूं आप उस प्रॉब्लम्स को, उस सिचुएशन को हैंडल करके ले जाएंगे। क्यों कैंडल लाएंगे? क्योंकि आपकी ना सोचने की शक्ति ना बढ़ जाएगी। आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे, आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे, सभी डायरेक्शन में आपका दिमाग चलेगा। अब जिसके पास देखो कहते हैं ना तेरे पास दिमाग ही नहीं है, दिमाग आएगा कहां से भाई? दिमाग तो आएगा मैथमेटिक्स करने से। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी दिमाग का सोचने की शक्ति बढ़ेगी, उसके मसल्स खुलेंगे, और मसल खुलेंगे मतलब सोचने की शक्तियां बढ़ेंगी, और शक्तियां तो ग्रोथ होने का मतलब है आप अपने जीवन में सक्सेस टू सक्सेस करते जाएंगे, है ना। तो मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग बनाना है, खासकर इंजीनियरिंग के बच्चों को तो मैं खुद ही बोलना चाहूंगा कि देखो भाई, M2 अगर कहावत है ना सर, M2 में बैक क्यों होते हैं, M2 तो आपको पास करना ही है, कैलकुलस ज्यादा है। उसका एक रीजन है कि अगर आपको 5th सेम जाना है तो फर्स्ट ईयर के 10 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। तो जिस चीज को 5th सेम में जाना है, आगे बढ़ना है, तो अपने पहले ही सब्जेक्ट सारे क्लियर करने हैं। और M1 M2 तो फर्स्ट और सेकंड सेम में आते हैं, तो आपको ये मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ना रेगुलर वर्क करो बस। जैसे 5 यूनिट हैं, मैं आपको सबको ना इस पॉडकास्ट के ई सेल के थ्रू एक बहुत सीक्रेट बताने जा रहा हूं मैं। शायद बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन मेरा पर्सनल है कि वो मोस्टली 21 साल का जो मेरा अनुभव है वो हमेशा सही रहा है अभी तक का। कि जैसे आपके 5 यूनिट हैं, ठीक है, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो आना तय है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आरजीपी में हमारे यहाँ 8 होते हैं, ठीक है, और उसमें करने आपको 5 हैं। क्लियर? अब ये मान लो कि कोई 3 यूनिट तो ऐसी होगी जिसमें से एक एक क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। 5 क्वेश्चन तो भाई हर यूनिट से हो गए, 3 क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो वो रिपीट उन्हीं 5 में से कोई यूनिट होगी, है ना। तो टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको 5 ही करने हैं। तो कम से कम आप ऐसी अपनी 3 यूनिट को स्ट्रॉन्ग करिए जिससे क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैथमेटिक्स में 1 की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, और एक आपकी 5th यूनिट है मैट्रिसेस। ये बहुत अच्छी यूनिट है, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत कर ली तो ये मान लीजिए आपको जो एक वर्ड है स्टूडेंट में बैक नहीं आएगी, है ना। क्योंकि बहुत लोगों को घबराहट ना बैक से होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बैक हो गई तो फिर तो आपके ऊपर अगले सेमेस्टर में प्रेशर लगेगा। अगर किसी की एक बैक है तो 5 पेपर तो उसको देने प्लस बैक एक छठवां और हो जाएगा 6, तो इससे उसके थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, उसको डबल मेहनत करना पड़ेगा। 5 तो बेचारा वो अपना पढ़ रहा है, प्लस एक अब उसको पुराना भी पढ़ना है ना। तो क्या होता है ना, 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या 2 चैप्टर साथ में आ जाते हैं, हाँ। 2 क्वेश्चन होते हैं, हाँ तो फिर वहां फंस जाते हैं बच्चे। हाँ, वहां फंस जाएगा। कि अपने पास अटेम्प्ट एनी 5 का ऑप्शन है, अपने को 3 क्वेश्चन वो मिल रहे हैं जिनको आपको छोड़ने हैं। उनको 3 क्वेश्चन को करने की बात नहीं कर रहा मैं, आपको ये बात ध्यान रखो, 3 छोड़ने हैं, तो जरूरी थोड़ी है आपको वो चीजें छोड़नी पड़े। ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन आया है कि एक क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो 2 यूनिट का पढ़ा जो हमने ध्यान नहीं दिया, या उस पर हमने इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, चलो कोई अच्छी तैयारी कर लेते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आपको बाकी 2 जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 4.5 क्वेश्चन है, वो तो आपसे बन जाएंगे। अगर एक ही नहीं बन रहा है तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ना करने से आप फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो जो बैक बोलते हैं बच्चे कि मेरी बैक बार बार आ जाती है, तो वो बैक नहीं आएगी। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है ना। अब कोई ये बोले कि मैं 3 क्वेश्चन करके 70 में 70 ले आऊं, नहीं लाएगा, उस केस में उसको 5 पढ़ना है। सिर्फ वही ये चीजें कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। ये कंसेप्ट ये फेल वालों के हैं, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं
उनको मैं हमेशा मोटिवेशन यही देता हूँ कि वो आप ना सारी यूनिट कवर करें, कोशिश करें। क्योंकि जैसे आपने जैसे बताया कि सर अगर मान लें हम पढ़ के गए और एक क्वेश्चन नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट थोड़े से घबरा जाते हैं, उनका जो नर्वसनेस है वो हो जाता है कि भाई अरे यार मेरा ना एक क्वेश्चन छूट गया है, तो वो ना बहुत टेंशन में, वो 4.5 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो 1 पे ध्यान रहे हैं, क्योंकि वो एक ना कवर नहीं हो पाया। मतलब 10 क्वेश्चन में 9 तो अच्छे हो गए और एक में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स आ गई। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें, पूरी यूनिट को कवर करें, सभी को कवर करेंगे तो ही आपको बेनिफिट है। क्योंकि देखो आरजीपीवी का पैटर्न या मैं कहूँगा कहीं का पैटर्न है, कभी ये देख के नहीं बनाया जाता कि क्या है, पर ये देखा जाता है कि हमारे सिलेबस में क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से उनका पैटर्न क्या है, उस हिसाब से पेपर को डिजाइन करते हैं। सर आपके अकॉर्डिंग मैथ्स के सिलेबस को लेकर आरजीपीवी को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं? देखिए आरजीपीवी का जो सिलेबस है बहुत ही तरीके से बनाया गया है कि कौन सी चीजें कब सेमेस्टर में बच्चों को देनी चाहिए। एक्चुअली में 2018 में ही ये सारी चीजें रिवाइज हुई थी और नए तरीके से डिजाइन किया। क्योंकि मेरी 21 ईयर की जर्नी में अगर मैं देखूं तो बहुत बार 3 to 4 टाइम ये सिलेबस बदला है। जो आप अभी बीटी 102 की बात करें, ये पहले एमए 102 हुआ था, है ना, फिर एमए मैथमेटिक्स कोड इनके बदले हुए थे। तो 21 की जर्नी में मैंने बहुत सारे सिलेबस देखे हैं। और तब क्योंकि ब्रांचें एआईएमएल और ये सब साइबर पहले नहीं हुआ करती थी, ये ब्रांचें अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, नई ब्रांचें आई हैं, एआईडीएस आई हैं, है ना, और ये सारी ब्रांचें अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो पहले सब नहीं थी। तो अभी की जो सिलेबस बन रहे हैं और आरजीपीवी जो भी सिलेबस डिजाइन करता है वो एक कमेटी डिसाइड होती है जिसमें सारे एक्सपर्ट होते हैं, सारे एचओडीज होते हैं, वो फिर सिलेबस बोर्ड ऑफ स्टडीज जो होती है यूनिवर्सिटी की उसमें रखा जाता है। उसमें सारी चीजें ये देख करके फिर ये फाइनल होता है कि इस सिलेबस को क्या आगे लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ एक एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उसमें वाइस चांसलर से लेकर के सारे लोग जो बैठे रहते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में, वो फाइनली अप्रूवल देते हैं, तब जाकर के ये सिलेबस आगे बढ़ता है। सर जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसी बहुत सारे बच्चों से कॉमन मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ, सब एक जैसी मिस्टेक कैसे कर देते हैं? मैं सारे बच्चों की तो नहीं बोलूंगा कि सारे बच्चे गलती करते हैं, है ना, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है उनका जो थोड़ा सा वीक पॉइंट है वो प्रैक्टिस पर है ना। हम लोग रटते बहुत हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे रट लो, नहीं, हम तो सिर्फ उनके कंसेप्ट पढ़े ना। भाई अगर टेलर थ्योरम है कि मान लो मैं टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या डिफरेंस है, मैक्लॉरिन थ्योरम हमेशा ओरिजिन पे होती है और ये पता चल जाए कि भाई टेलर थ्योरम जो है हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, ये थोड़ा डिफाइन डिस्टिंग्विश कर दें अलग अलग दोनों चीजें। तो हमें कंसेप्ट अब वैल्यू हम चाहे टेलर थ्योरम में कुछ भी रख दें, पाई/2 रख दें, चाहे एक ही वैल्यू बदलते रहें, एक ही वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो वो मैक्लॉरिन बन जाती है, एक ही वैल्यू हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दें तो वो हमारे टेलर बन जाता है ना। असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस ए में भी हम रख सकते हैं टेलर को, है ना। तो ये चीजें, और हमेशा टेलर मैक्लॉरिन है ओरिजिन के लिए होती है, तो ऐसे असेंडिंग पावर ऑफ x चलता है, उसमें x माइनस ए की जगह 0 आ जाता है। जैसे साइन एक्स की सीरीज है भाई, साइन एक्स की सीरीज में आसानी से आप निकाल सकते हो x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और cos x में अलग चलता है 1 माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x4, ऐसे चलता है। तो ये पहले ना स्टूडेंट को क्लियर कर ले कि देखो कंसेप्ट से पढ़ना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट का कंसेप्ट से नहीं पढ़ पाता है। अब तो रटना चलता है कि हाँ, रट लेते वो कुछ। क्या है, एग्जाम का जैसे तो पीरियड पास आता जाएगा ना, उसको हाँ। वही घबराहट सी हो जाती है, हाँ। यार मैं क्या करूं एंड मोमेंट में। तो उसने Important पहले से question। उसने ध्यान नहीं दिया, हाँ। पहले से अगर वो ध्यान हाँ। देता तो ये चीजें नहीं आती भाई। एक तरीका जो मैं हाँ। अब मैं बहुत चीजें, आपने ऐसी बातें की हैं तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। यूनिट वाइज जैसे स्टार्ट हो ना, तो वहीं से रणनीति अपनी बना ले कि यूनिट 1 में मुझे ऐसे पढ़ना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए। क्लास में भी आप रेगुलर बैठे, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि वो रेगुलर हमेशा अपनी क्लास लें। देखो आप ये मत सोचो कि क्लास में हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपने थोड़ा परसेंट भी आपने चुरा लिया ना वहां से, अपनी माइंड में भर लिया, तो वो आपके ऑन द टाइम का पेपर का टाइम होगा तो आपको क्लिक करेगा, यार ना सर ने ऐसा पढ़ाया था, यार ना मैडम ने ऐसा पढ़ाया था, यार वहां वो काम आ जाएगी चीजें, तो आप वहां पर लिख भी सकते हो। प्रॉपर नोट्स होंगे तो आप, नोट्स का सबसे बड़ा फायदा है ना, लास्ट में आपको भागना नहीं है कहीं, यार मुझे ना उसकी फोटो कॉपी करा के दे दो, है ना, या उससे मांग लो, यार मुझे भेज दो। ये सब चीजें वर्ड मैंने बहुत स्टूडेंट से सुने हैं कि ये चीजें हमें प्रोवाइड करा दो, यार एक दिन के लिए दे दें। देखो अपनी लैंग्वेज होती है, जो आप लिख रहे हैं
आप नोट्स बना रहे हैं, टीचर के बनाए गए नोट्स हैं, वो सब आपके अपनी उसके हिसाब से होते हैं, सारे लैंग्वेज के हिसाब से। तब वो आप लिखते हो समझ में आता है कि इट इज दैट, है ना, प्रूव दैट दिस, तो आप समझ आता हो कि ये ना मेरी लैंग्वेज है, खुद का लिखा है, आप खुद समझ जाओगे भाई मैंने यार ना उस दिन क्लास ली थी तो ये लिखा था, तो वो आप आसानी से वो चीजें, फिर दिक्कतें आपकी वहां पर खत्म हो जाएगी। सर ऑनलाइन टूल और रिसोर्सेज मैथ्स में हेल्पफुल हैं या नहीं? और देखिए ऑनलाइन टूल तो देखो आगे जाके ना बहुत हेल्पफुल होने हैं। जैसे मैटलैब की बात कर लूँ, मैटलैब आप जैसे जानते हैं मैट्रिक्स लेबोरेटरी पूरा नाम है ना, रुद्र प्रताप सिंह की काफी फेमस बुक है जहाँ उन्होंने स्टार्टिंग हुई थी, IIT गुवाहाटी से हैं, है ना। तो ये सब बहुत सारी मैटलैब सॉफ्टवेयर अब अच्छे आ गए हैं जो आप ग्राफिक्स के लिए कर सकते हैं, 2D के लिए कर सकते हैं, 3D के लिए। अब इवन की डेटा में भी, जैसे मैं बात करूँ अपनी खुद की, मेरी पीएचडी जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग में है और मैंने बायो मैथमेटिक्स में काम किया है। मैंने बायो नहीं पढ़ी क्योंकि हमारे टाइम में ना बायो लो या मैथ लो एक लेना पड़ता है ना, तो हमारे बायो था ही नहीं। अब मैंने क्या किया कि मैंने मैथमेटिक्स टूल तो सब समझ लिए, मॉडलिंग समझी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा, फिर मैंने क्या किया कि जो अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट है, इसके अंदर मैंने ना मैथमेटिक मॉडलिंग का यूज किया, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का यूज किया, मॉडलिंग करके हमने उन टूल से, मैटलैब की हेल्प से, मैटलैब में डेटा डाल करके जो हमारे अंदर डिजीज होती हैं, बीपी है, शुगर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन पर हमने बहुत सारे पेपर लिख चुके हैं। अभी मेरे अंडर में टोटल बात करूँ तो 60 प्लस करीब पेपर हो चुके हैं, जिसमें से 30 प्लस पेपर जो हैं मेरे बायोमैथमेटिक्स पर हैं, क्राक थ्योरी पर हैं, ऑपरेशनल रिसर्च पर हैं, ये सारे मेरे फील्ड हैं। अगर मैं बात करूँ अपने पीएचडी की, थोड़ा सा मैंने अपनी पीएचडी बारे में बताया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट को मैंने गाइडेड किया है, पीएचडी गाइडेड, जो कि अवार्ड हो चुके हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 हैं। मैंने अभी फिलहाल में ही 2 बुक मैंने हिंदी ट्रांसलेटेड की है, जो कि एआईसीटी के द्वारा था। एआईसीटी ने एक चीज़ बनाई थी कि हर रीजनल एरिया में उनकी लैंग्वेज से पढ़ा जाए। तो मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 जो एआईसीटी दिल्ली है, उन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज में बुक चलाने की कोशिश की। तो मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 को मैंने पूरा ट्रांसलेट किया हिंदी में, ताकि जो हिंदी जोन है, सबसे बड़ा जोन अगर देखा जाए इंडिया में तो हिंदी जोन है, तो हिंदी जोन में हम उन बुकों को कैसे लाएं। आज एआईसीटी के आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ मेरी बुक डॉक्टर संजीत कुमार के नाम से दिखाई देगी, जो कि मैंने उनको ट्रांसलेट की है उन बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चे के जो काफ़ी ऐसे एरिया से आ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड में बात करूँ तो बहुत बच्चे हिंदी में भी लिखते हैं, है ना, ट्रांसलेशन। अब जब देखते होंगे कि हिंदी में उनकी बुकें हैं, तो उनके लिए मैथमेटिक्स 1, 1, 2 मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेशन कर चुका हूँ। ये मैंने काम कर रखा है पहले से। और मैंने क्योंकि मैथमेटिक्स 21 साल का जो मेरा अनुभव है, तो मैंने अनुभव को अपने खराब नहीं किया। तो मेरी टोटल 6 बुक्स मैंने लेके आ चुका हूँ ऑलरेडी फील्ड में। मैथमेटिक्स 1, 2, 3 तीनों मेरी मार्केट में है। तो मैंने कभी अपने आप को मतलब डाउन नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ने की चाह मेरे अंदर है। और वो चाह शायद मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा, वो चाह मेरे साथ अभी भी है कि मैं हमेशा और आगे बढ़ूं और आगे तरक्की करूं। इसका कहीं ना कहीं ना स्टूडेंट से भी बहुत सीखता हूँ। आज का स्टूडेंट ना बहुत माइंडेड है, तो मैं उससे भी सीखता हूँ, क्योंकि एआई जनरेशन है, एआई युग है। अब आजकल का नाम युग बदल गया है, एआई युग हो गया है। अब देख रहे होंगे तो कलयुग नहीं है, एआई युग है ना। तो एआई युग, ऐसी जनरली बात कर रहा था मैं आपसे कि एआई युग है। तो एआई युग के बच्चे में अब सोचने की शक्ति बढ़ गई है, लेकिन उसका सही डायरेक्शन मिले बच्चों को, गलत डायरेक्शन में वो ना जाए, क्योंकि जो जितनी तेजी से बढ़ता है वो गिरता भी है। तो अपने को गिरना नहीं है, बढ़ने का अच्छा कि सही डायरेक्शन में जाए और आगे बढ़ जाए। क्लियर? सर अभी ऑनलाइन टूल्स की बात निकली है तो हाँ। मैं बताना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो डाल के रखे हैं M1 और M2 के। मैंने खुद ने आपके वीडियोस पढ़े हैं, उन वीडियो से पढ़ा है, उससे M1 क्लियर किया है, तो हेल्पफुल रहा है हमको भी और बहुत सारे बच्चों को रहा है। ये एग्री करेंगे मेरी बात से? हाँ बिल्कुल सही तुमने बोला कि मेरा यूट्यूब अपना खुद का चैनल भी है। देखा जाए तो ना, ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये सिर्फ मैंने ना अपने बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, जो मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो दूर हैं। ये कोविड में मैंने स्टार्ट किया था, आपको याद है जब 2021 कोविड स्टार्ट हुआ था, तो सारे बच्चे ना घर बैठ गए। अब समस्या है कि बेचारे पढ़े कैसे, क्योंकि अचानक ना अनाउंस हो गया कि बंद। अब अपन लोग तो पढ़ा रहे थे बोर्ड पर, अब बच्चों को आदत नहीं थी कि भाई अब वो क्या करें, सारे अपने अपने घरों में कैद हो गए, लॉकडाउन लग गया।
अब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं अपनी ना नॉलेज को कि बच्चों को कैसे दूं, तो मेरे अंदर तड़प थी कि मैं उन तड़प को कैसे करूं शांत, क्योंकि बच्चों को मैं जो दे के आया हूं वो तो रुक गया। अब मेरे को घबराहट हो गई कि भाई इन बच्चे बेचारे सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। तो मैंने उस टाइम में स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल अपने ही नाम से, डॉक्टर संजीत कुमार के नाम से स्टार्ट किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे अपने घर में ना, मैं भी अपने घर में हूँ, तो मैं तो जो सोशल मीडिया है उसका फायदा तो ले सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया यूट्यूब। जब M2 की बात थी, मई जून की बात थी, ये जब स्टार्ट हुआ था, हाँ अप्रैल मई लग गया था, तो मैंने घर बैठ करके यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और वहां से उन सभी को मैंने पढ़ाना शुरू किया। लाइव नहीं देता था मैं, वीडियो छोटे छोटे वीडियो बनाता था और रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे ना सही बताऊं तो मुझे उस टाइम ना एडिटिंग भी नहीं आती, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। जैसा है, एक बार तो मैं आधा घंटा पढ़ा करके ना वो गलत हो गया, अब मुझे एडिटिंग आती नहीं थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे फिर आधा घंटा देना पड़ा। तो फिर मैंने वीडियो शूट किया खुद ही बैठ करके। एक टैबलेट लिया था जो हमारे मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, हम लोगों को टैबलेट उन्होंने दिलवाई, पेन टैबलेट जिसे बोलते थे, नया नया पेन टैबलेट आया था, तो मैनेजमेंट ने उसके लिए पेमेंट भी हम लोगों की कि आप लोग पढ़ाइए। हम उस कोविड में तो उन्होंने बहुत हेल्प की, आप कुछ मत करो, टेंशन मत लो, घर बैठो आराम करो। लेकिन हम लोग तो पढ़ाने वाले लोग थे, अब आराम कैसे करें, अब बिना पढ़ाए रह नहीं सकते, समस्या एक आ गई। तो मैंने खुद अपना बताऊं कि मैंने यूट्यूब फिर वहां से स्टार्ट किया, और थैंक यू कि ऊपर वाले का थोड़ा सपोर्ट मिला कि भाई बच्चों ने उसको लाइक किया और जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। तो सभी चीज़ों से सारी चीज़ें मिल पाती हैं, सभी का सहयोग मिला उसमें, तो सभी को लिए थैंक यू उसके लिए। तो मैथमेटिक्स में सक्सेस के क्या की फैक्टर होते देखो, सक्सेस के तो की फैक्टर सबसे अच्छा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि की फैक्टर तो है कि भाई रेगुलर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितना आप कर लेंगे उस टाइम। मैथमेटिक्स की तो मैं, चलो आप बात कर रही हो, मैंने तो हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना करना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा ना बिना करे आपको नहीं हो सकता, तो आपको टॉपिक लो, क्वेश्चन बेस्ड लो, उनके स्टेटमेंट को समझो और उनको जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है ना लर्न करने से होगा। लर्न जब भी कर पाएंगे जब आप सॉल्व करेंगे। हैं? आज का यूथ इतना प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि हाँ। करना ही नहीं चाहता वो प्रैक्टिस। करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा अच्छा यही तरीका है कि वो थोड़ी से ना अपना ध्यान दे, और ये ध्यान दे के दे, चलो ठीक है तुम्हारा बात अच्छी चीज बताई तुमने कि आज का यूथ नहीं देना चाह रहा है, उस यूथ को ये तो पता है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, हाँ, पास होना है, पास होना है, ये जॉब पता है, चाहिए। ये पता है ना उसको 4 साल में। अब 4 साल में निकलने के लिए उसको पता है कि मैथमेटिक्स 1 2 3 ये सारे मुझे निकालने हैं, तो अब वो आगे की सोच के चले कि मेरे को निकालना ही है। तो निकालने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कि उसको पढ़ना भी है, तो घूम फिर कर बात फिर आ जाती लौट करके पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ना ही पड़ेगा तो मतलब फिर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है मैथ की, रेगुलर सारे काम करे, समय के हिसाब से चले। ये मेरा बेस्ट है आज की यूथ के लिए, क्योंकि देखो पहले एक ना बच्चों में है कि M2 निकल गया तो समझो बीटेक हो गई, ये बहुत बड़ा स्लोगन है बच्चों में कि M2 निकल गई है तो समझो बीटेक हो गई, क्योंकि ये चीज है उनके अंदर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सुनी है चीजें। तो M2 तो वो भाई M2 इसलिए है थोड़ा लार्ज, जो उसकी सेकेंड यूनिट है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसमें आपने देखा होगा कि सारे वेरिएशन पैरामीटर है, सीरीज सॉल्यूशंस हैं उसमें, है ना, बेसल्स इक्वेशन है, लीजेंडर्स हैं, है ना, ये रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो सारे सेकंड ऑर्डर का ही है। वो उनसे से लगता है उनको डर की क्या करें। क्वेश्चन भी बहुत लेंथी जाते हैं। हाँ, M2 में एक चीज और खासियत है, आपने ज्यादा देखा होगा सोल्व, SOLV। अब आपका दिमाग क्या कहता है कि क्वेश्चन किससे करना है, अब आपको खुद सोचना है। अगर आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट तो आप समझ जाएंगे यार नहीं यार ये कुछ सॉल्व लिखा है, सॉल्व ना इससे करना होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप देख लो भाई, ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो आपका दिमाग फिर क्लिक करेगा वो सारी चीजें कि नहीं यार ना ये ना बेसल से करना है, नहीं यार ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी हो सकता है, ये है ना रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से, ये CFPI से भी हो सकता है। तो वो आपको चीज देखनी होगी, वहां पर समझना होगा कि क्वेश्चन किसका है। अब जैसे मैं बात करूं फर्स्ट यूनिट में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेशन है ना, आपने पढ़ा ही होगा, आपने वेरिएबल ऑफ सेपरेशन है पढ़ा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट ऑर्डर के वो एग्जैक्ट से भी हो जाते हैं।
ऐसे भी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन किससे आसानी से सॉल्व हो, और ये समझ प्रैक्टिस। और ये सब में के लिए प्रैक्टिस सही है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स के बच्चे जो है इन्हें अपना रूटीन कैसे सेट करना चाहिए जिससे इन्हें आसानी हो मैथ पढ़ने। देखो ड्यूरेशन मेरा तो ये है कि जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनको डेली में तो ये कहूंगा कि वो प्रैक्टिस को तो बनाए रखें। घूम फिर करके तो वो बात ना प्रैक्टिस पे आ जाती है। रूटीन पे उसने मतलब कितने घंटे देना है, कितने घंटे में देना है, तो ज्यादा घंटे इसलिए नहीं दे सकते, उसका रीजन है क्योंकि मैथमेटिक्स उसमें हमारे पास ना सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं इंजीनियरिंग में, और आजकल के बच्चों को ना सब्जेक्ट के साथ साथ उनको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना है। जैसे कोडिंग है, लैंग्वेजेस हैं, एनपीटीईएल है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी जो स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें स्टूडेंट को करनी है। वो ड्यूरेशन यही है भाई, 10:30 to 5 कॉलेज भी है, वो भी अपने को करना है। अब हमें मिलता है शाम को 6 बजे के बाद का समय स्टूडेंट को, तो अपनी डेली प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा समय निकाले, या रूटीन वर्क बना ले कि MWF में मुझे ये पढ़ना है, या TTS में ये पढ़ सकता हूँ मैं, या इस टाइम ये कोचिंग में कर सकता हूँ। ऐसे सिस्टम बना ले अपने, क्योंकि हौच पौच ना रखे। अगर हौच पौच रखेगा तो वो कहीं ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब मैनेज नहीं कर पाएगा, घबराहट हो जाती है। तो आपकी यूथ में ना दिक्कत आती है घबराहट, डिप्रेशन क्या यार, एंजाइटी। हाँ, वो घबराहट को नहीं लाना है। और वैसे ही देखो दुनिया में सब काम है, टेंशन नहीं लेना है। इंजीनियरिंग ही तो है, आसानी से हो जाएगी। थोड़ा पढ़ना है। हर एक ही, मेरा तो लॉजिक एक ही है, स्टूडेंट को मैं यही सलाह दूंगा इस पॉडकास्ट से कि हर सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट दे रखे हैं 5 हैं, उसको उसी सेमेस्टर में खत्म करो और नमस्ते। अगला सेमेस्टर जैसे आए उनको नई चीजें सीखो, फिर उनको करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती जाएगी, स्ट्रेस फ्री होते जाएंगे और आप आगे बढ़ने की तरफ चलेंगे। लोड मत लीजिए कि मुझे 5 अगर सेकंड सेमेस्टर के दे रहा हूँ तो फर्स्ट के कोई लोड मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि लोड रहेगा तो वो उसमें आपको घबराहट होगी। तो उसको घबराहट को दूर करने के लिए हर सेमेस्टर वाइज उन सब्जेक्टों को खत्म करते आगे बढ़ते जाएगी। अगर अभी बात निकली है तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे बच्चा जो है कॉलेज जाता है, दिन भर कॉलेज से आता है, फिर थक जाता है, अब उसे आके कोडिंग भी करना है थोड़ा सा, फिर पढ़ाई भी करनी, मैथ्स पढ़ना है, और फिर मस्ती करे बिना तो रह नहीं सकता, मस्ती भी करनी है, तो ये मैनेज कैसे करेंगे बच्चे। देखो जहाँ ना मुझे लग रहा है 12th के बाद तो मस्ती लगभग इंजीनियरिंग की खत्म ही हो गई है। एंटरटेनमेंट चाहिए वो बच्चों खत्म को। हो गया है, थोड़ा तो उसके हाथ में entertainment मोबाइल आ चाहिए गया, मोबाइल आ गया तो आधा टाइम तो उसने मोबाइल ने खा लिया है ना। जितने टाइम वो अगर कुछ करने सोचता है उतना कुछ मोबाइल रील ये सब में घुसा पड़ा है, नोटिफिकेशन देख के उठा लेता वो है, करता रहता हूँ, उसकी चलती रहती है, तो आप टाइम तो बहुत सारा दिमाग खराब हो रहा है रील में, तो वो आधा टाइम वो खराब कर देता है। तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल अपने आप को। मेरे टारगेट फिक्स कर दो कि मुझे ना डे 1 में इतना काम करना ही है, आज मेरे को ना ये वाली कोडिंग कंप्लीट ही करना है शाम तक किसी भी हालत में, तो वो डे उसको फाइनल करने पड़ेंगे और थोड़ा रिलैक्स कर लो, बस यही है। सर यूजुअली बचपन से देखा है कि मैथ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत एकदम कि अरे डंडा लेके खड़े होते हैं, बट आपको देखा है, जितना सुना है, आपसे पढ़ा है, लगता नहीं आप इतने स्ट्रिक्ट है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट तो मैं क्यों, स्ट्रिक्ट रहने के साथ देखो, स्ट्रिक्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ना क्लास में सिर्फ स्टिक ही रहो। देखो आज की जो जनरेशन है ना वो अपनी सारी चीजें बता नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीजें ना वो संकोच करके बैठा हुआ है। अगर मैं क्लास में स्टिक हो जाऊंगा तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछना बंद कर देगा, पूछेगा नहीं, वो बोलेगा यार सर ना बहुत ना खड़ूस टाइप के हैं, ये वर्ड यूज करेगा, बोलते हैं जो खड़ूस हो जाते हैं, तो और यार ना बहुत 2 मिनट में नाराज हो जाते हैं, ये जवाब नहीं देते हैं। तो हमें देखो बच्चों से उन सारी चीजें निकलवानी भी है जो उसके अंदर चल रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, भाई मैथ में आखिर आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं, तो वो बताएगा कैसे। अगर मैं टाइट हो जाऊं, स्ट्रिक्ट हो जाऊं बहुत ज्यादा, तो वो मैथ नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मेरी क्लास में ना तो मैथ हमेशा हेल्दी माहौल में कराता हूँ, स्ट्रेस नहीं। मैथ स्ट्रेस का नाम ही नहीं है, ना बोरिंग है। भाई मैथ तो अब एक कंसेप्ट दिया है, स्टेटमेंट दे रखा है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिमाग में डाले कि मेरे को ये स्टेटमेंट है, इस पे मेरे को वर्क करना है, लॉजिक है, ये है, कोड्स है तो कोड पे वर्क करना है मेरे को, इसकी कोडिंग क्या करनी है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट में कोड पे काम करते हैं जो लोग, तो अपने कंसेप्ट देने पड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट रह करके भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उन बच्चों, क्योंकि आजकल बच्चा ना वैसे बच्चे नहीं आप सोच रहे हो, वो तुरंत ना टूट जाते हैं,
क्योंकि वो बहुत ही लालन पालन में पढ़ के आ रहे हैं। वो ऐसे कठिन दौर से नहीं गुजर के आ रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिली हैं, है ना। घर से निकलते ही गाड़ियां मिल जाती हैं, पहले स्कूटियां मिल जाती थी, हम लोग तो उस जमाने में पैदल चले। अब आज तो बच्चा पैदल नहीं चलना चाहता, थोड़े करो तो परेशानी हो जाती है, उनको हाँफना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अंडरस्टूड है कि उनका टूटना लाजिब है कि वो जल्दी, लेकिन उस केस में उसको मैथमेटिक्स क्लास में बैठना भी है और मैथ के नाम से उसकी फियर भी है, तो उस फियर को हमें कैसे हटाएं। अंडरस्टूड है, जो मैंने अपनी टीचिंग 21 साल का अनुभव है मेरा, तो मैंने यही रखा है कि उसको हमेशा हेल्दी माहौल दूं, उस हेल्दी माहौल में वो सीखे, क्वेश्चंस को करे और एग्जाम में लिखने के लिए वो तैयार हो जाए, इतना मेरा है। इसलिए मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ और इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, है ना। और मुझे अपने बहुत बच्चे जो बाहर विदेशों में हैं उनसे भी बहुत एनर्जी मिलती है, जो आज की डेट में अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं। मैं बात करूं प्रतिभा शर्मा की, जो कि अभी डीएसपी है राजगढ़ में, जैसे, है ना। तो ऐसे बहुत से सृष्टि है, पढ़ करके आज इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंची है, आयसर, हाँ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी पढ़ा होगा। वो लोग भी एज ए, जैसे आप स्टूडेंट हैं, वो भी आगे बैठ करके प्रॉपरली नोट्स बनाते थे, सारी चीजें करते थे और उनका टारगेट फिक्स था कि मुझे करना क्या है। तो हर स्टूडेंट अपना एक टारगेट फिक्स कर ले कि मेरे दिमाग में ना मुझे ये बनना है, ये रख ले। ऐसे नहीं यार, नहीं यार कल बीटेक करनी है यार, ऐसे नहीं, ये सब नहीं। टारगेट फिक्स नहीं करेगा ना तो वो फिर इधर उधर भटकता रहेगा। एक फिक्स कर ले कि मेरे को क्या करना, उसी टारगेट पे वो चलता जाए। अब जो आधी लाइफ तुम ना 4 साल अपने ये सब्जेक्ट पास करने में लगा दोगे तो टारगेट कहाँ से आएगा। ये तो भाई एजुकेशन है, जैसे अपन 10th करी, 11th किया, फिर 12th की, ऐसे बीटेक फर्स्ट ईयर कर लेंगे, सेकंड ईयर कर लेंगे, थर्ड ईयर कर लेंगे, फोर्थ आएंगे, हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छा हम अपनी प्लेसमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये सब कब मिलेंगी, जब आप रेगुलरली एक सिस्टमेटिक काम करेंगे। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जैसे तुमने अभी क्वेश्चन पूछा कि हम रेगुलर में क्या करें, तो उसके लिए अपने को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक अच्छा स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन है तो ये मेरा गारंटी है कि वो अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन होगा। ऐसा तो है नहीं कि 4 साल के बाद उसे आगे नहीं बढ़ना है, शादी विवाह होंगे, बच्चे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, कमाएगा, है ना, अपनी गृहस्थी को भी आगे सेटल करेगा। तो ये सब डिसिप्लिन लाइफ में वो चलता जाएगा, तो अपना जो लाइन है उसकी रेगुलर चलती रहेगी। अनडिसिप्लिन हुआ, अनडिसिप्लिन होगा कहाँ से होगा, स्कूल से होगा। थोड़ा सा और बिगड़ेगा वो कहाँ, इंजीनियरिंग में बिगड़ेगा, तो वहां भी डिसिप्लिन रहना उसको। तो अनडिसिप्लिन ना हो, अगर कहीं 12th तक हो भी गया हो तो भाई कम से कम ग्रेजुएशन करने में वो डिसिप्लिन की लाइफ जिए, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, अगर आगे उसको बढ़ना है। अब जिसको आगे ही नहीं बढ़ना है तो वो भाई अनडिसिप्लिन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपन लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हमारा एक टीचर होने के नाते एक हमेशा ये रहा है कि स्टूडेंट हमेशा डिसिप्लिन में रहे। और एलएनसीटी में ये बहुत प्यारी चीज है, यहाँ का स्टूडेंट सभी डिसिप्लिन में रहते हैं और रहना भी चाहिए, है ना। प्रॉपर ड्रेसअप हो, घर से नहा धो के निकले। क्यों निकले उसका रीजन है भाई, कल को मान लो अगर 4 साल के बाद जॉब करने जाओगे, क्या वहां आप अनडिसिप्लिन रह करके जॉब कर सकते हैं क्या? क्या बिना आई कार्ड के ये ना लगा करके आप कंपनी में जा सकते हैं? एंट्री नहीं देंगे। कौन है आप, हु आर यू, सीधा क्वेश्चन आएगा। आप क्या इन्फोसिस के वो हैं क्या काम करने वाले, एम्प्लॉय हो क्या, है तो दिखाओ। जैसे अपने टांग रहा, आपने टांग रखा है, तो ये डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? कॉलेज लेवल से आएगा, क्योंकि हमने वहाँ सीखा है। और रही बात हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस की, एलएनसीटी की मैं अगर बात करूँ, ये सेटिंग भी बहुत बड़े फायदेमंद देगी आज आगे जा करके, क्योंकि वहाँ आपका जो प्रोजेक्ट होंगे वो लंबे लंबे ड्यूरेशन के रहेंगे। पर 10 to 9 तक बैठ के, शाम को सुबह गए 12 से बैठ गए, तो वहाँ भी आपको बैठ के तो काम करना है, थोड़ी खड़े खड़े काम करना है, घूमते फिरते काम हो रहा है। पर प्रोजेक्ट पे कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। आपको उस प्रोजेक्ट, जो आपको बॉस ने आपको प्रोजेक्ट दिया होगा, कोई टाइमिंग दी होगी, लिमिट दिए होंगे, भाई ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो ये कंसिस्टेंसी जो आपकी बैठने की है ना, कि आपको लगता है कि 75% यार ना ज्यादा है, नहीं, ये 75% आपको आगे जाकर एक अच्छा नागरिक बनाएगा, ताकि आप देश के काम आए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो कहीं ना कहीं आपको ये आगे जाकर बहुत बेनिफिट देने वाला है सारी चीजें। तो मेरे तो स्टूडेंट से ये कि आप हमेशा डिसिप्लिन रहें, अच्छी लाइफ जिएं और अपने भविष्य को उज्जवल से करें। तो जब आप यंग थे, आप अपने टीनेजर में थे, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, लाइफ गोल्स क्या थे? देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन तुमने बिल्कुल
दिल छूने वाली बातें करती हैं, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि देखो, मैं एक चीज बोलूं, अब क्वेश्चन आपने हाँ पूछा तो मुझे जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। हाँ एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन बन ना सका। आप अच्छे इंजीनियर बना रहे है, हैं। आप बना रहे लेकिन हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर तैयार कर रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ चलो। देश के लिए। तो आगे जाके मुझे ना ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे गर्व फीलिंग होती है, फीलिंग ऐसे लगता है प्राउड सा, जैसे जो भी रहता है, तो बच्चे हमारे आज IMS कर रहे हैं, IMS करके भी और अच्छी पोजीशन पे हैं। कुछ बच्चे मेरे याहू में भी हैं, है ना। अभी एक लड़का अभी ना गूगल में गया है, तो वो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो उनको देख के ऐसा लगता है यार मैंने इसी को पढ़ाया था ना। तो एक फीलिंग सी लगती है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक के, लिंक्डइन से, या हम कहीं इंस्टाग्राम से, कहीं से भी हम लोग एक दूसरे से, लोगों से, स्टूडेंटों से जुड़ ही जाते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है स्टूडेंट का टीचर का ना, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है जब वो स्टूडेंट अच्छा होता है। तो जैसे मैं भी उसकी नाम ले रहा हूँ, गीतिका वासुदेव है, ये काफी फेमस है ना, MS करने के बाद गई थी। तो ये लोग इतने अच्छे हैं कि मैं इनको नाम अभी तक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया है। और ऐसा लगता है यार चलो यार, नहीं बन पाया तो क्या हुआ इंजीनियर, आज एक अच्छे इंजीनियर तो मैं खड़ा तो कर रहा हूँ, तो मेरे मन को सेटिस्फेक्शन लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे ग्रुप में, अच्छे परिवार में जुड़ा हूँ, जहां तक मुझे याद है कि ये इस परिवार ने ना हमेशा अपनापन किया है अपना। ये देखा कि भाई आप बढ़ो, आप हमेशा बढ़ो, है ना, आप बढ़ोगे तो हमारा नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मैं तो स्टूडेंट से भी बोलना चाहूंगा, आप भी अपना बेस्ट दो, क्योंकि 4 साल आपकी जिंदगी को बदल देंगे। 4 साल अगर आपने अपने आप को दे दिया, तो ये मान लो कि 40 साल एंजॉय कर लोगे। 4 साल इन द सेंस, BTech 1 में आपने एडमिशन लिया और BTech फाइनल ईयर से आप निकले। आई थिंक मेजरली की जो एज होगी वो 18+4, आई थिंक 22, कोई अगर ना वो ड्रॉप लेगा तो 23 हो जाएगा, अदरवाइज 22 को मेजर है। तो 22 साल की जर्नी में आपकी BTech कंप्लीट हो जाएंगे, आप अच्छे प्लेसमेंट चले जाएंगे। और 40 साल, तो 22+40=62, 62 साल सही रिटायरमेंट का, कमा उमा के आ जाओ। तो 40 साल आपने एंजॉय कर लिया। 40 साल अगर 4 साल बर्बाद करोगे तो वो 40 साल तो आपके गए, क्या करोगे उसमें, अब कमाने के नहीं बचेंगे अपन। तो 4 साल देना है, अपने को देना है, आपको अपने खुद को देना है। तो सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा, 4 साल दीजिए, 40 साल एंजॉय करिए। तो 40 साल की लाइफ ना लंबी है, 4 साल की लाइफ लंबी नहीं है। 4 साल तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, एक एज होती है पढ़ने की, 4 साल में जो आपका माइंड है ना इतना डेवलप है, इसमें आप जो भी नई चीजें सोचेंगे ना उसको कर डालोगे, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे अच्छी चीजें के लिए। अब मैं आपसे बोलूं कि आप ना 40 साल में पढ़ाई करो, कोई नहीं पढ़ेगा। आपकी रटने की क्षमता कम होती जाएगी, समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी, आप थॉट्स ज्यादा सोच सकते हैं आगे जा करके, नई नई चीजें कंपनी में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आप रट नहीं पाओगे। अभी तो रट करके आप लिख देते हो, 30-35 साल के बाद आपका रटना खत्म हो जाएगा। आप नई थिंकिंग सोचेंगे, ये नहीं, इस काम को ना यार ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ ये सब चीजें थोड़ी रहेंगी, पढ़ाई ना M1 रहेगा, ना M2 रहेगा, ना M3 रहेगा, वहाँ एक्सपीरियंस रहेगा। तो जो काम जब का है पढ़ो, खत्म। KG1 KG2 में पढ़ा तो वहां भी हमने पढ़ा, हम जब 10th 12th में 6-2 आए तो वहां भी अपन पढ़े, 11th 12th की तरफ बढ़े तो वहां भी पढ़े। अब BTech में क्यों ना पढ़े, हैं भाई, वहां भी पढ़ के आए तो यहाँ भी थोड़ा पढ़ लो भाई। जैसे वहां सुबह अपन स्कूल में जाते थे, अपना ड्रेस नया पहन करके, साफ सुथरी ड्रेस पहन करके, जूते मोचे पॉलिश करके जाते थे, वहां भी जाते थे। तो यहाँ भी 4 साल पढ़ लो, यहाँ भी नहा धो करके, अपना आई कार्ड टांग करके, सारी चीजें करके आ जाओ। बना है ना कि इंजीनियरिंग में तो एक रात पहले पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये मेरे को थोड़ा सा इंजीनियर का ये सोचना रहता है कि मैं एक रात में सब पढ़ लूंगा, तो फिर वैसे ही इंजीनियर निकलेंगे, है ना। अब आपको अच्छे इंजीनियर बनना है तो थोड़ा सा पहले से पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन आज भी देखो, अच्छे स्टूडेंट ना एक रात पहले नहीं पढ़ते। ये आप उन स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ धक्का मार जिंदगी चला रहे हैं, नहीं यार मेरे को खाली निकलना है, तो मुझे ना बस इतना पॉइंटर आ जाए, बैक नहीं लग जाए बस। अब ऐसे बताऊं, 6.5 से अगर आपकी डिग्री कम है ना, आपका डिग्री बेकार है, बेकार करना कोई मतलब नहीं है।
ना किसी प्लेसमेंट के लायक बचेंगे आप। इसलिए अपना पॉइंटर बढ़ाएं, पॉइंटर ज्यादा रखें, एक डिसेंट परसेंटाइल डिसेंट परसेंटाइल CGPA 8 to 9 रखें, ताकि अगर कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट भी करती है ना तो कम से कम आप उसमें एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको fulfill हो एलिजिबिलिटी जाए। क्या है, जब हम भाई कहीं घुसेंगे नहीं तो हम अपना बेस्ट कैसे देंगे? तो एंट्री करने के लिए हमें अपना पॉइंटर चाहिए। पॉइंटर कब आएगा? जब हम उस रेंज में आएंगे। तो हम शुरू से टारगेट करें, तो हमें इतने पॉइंटर चाहिए, इस पॉइंटर में अगर हमें होगा तो हमें अंडरस्टूड है भैया हम सभी कंपनी में प्लेस हो जाए, एंट्री कर देंगे। पहली बात तो एंट्री करेंगे तो हम फाइट करेंगे बच्चों से, क्योंकि अभी ना भीड़ बहुत है और बच्चे छाटने उनको। अब बच्चे क्या, तुमने अपने गांव में देखा होगा कि जब गेहूं छाटते हैं एक छटना होता है, देखा कभी? हाँ, देखा है। उसमें क्या देखते हो? दो छटने में अच्छा एक तरफ खराब नहीं नहीं, आपने गेहूं डाला और जो मोटा मोटा रहेगा नीचे बारी वाला गिर गया, हाँ तो अपने को छट के नीचे नहीं गिरना है, अपने को ऊपर ही रहना है। छट गए तो बेकार, और यहाँ तो 2-3 छटने लग जाते हैं। तो ये फिर मोटा फिर जाकर के जो क्रीम आता है उस पर फाइनली होती है ना, ये रहता है। तो अच्छे स्टूडेंटों को यही है कि भाई जो आपने बोला ना कि स्टूडेंट एक रात में पढ़ना है, तो एक रात में ना पढ़े, उसको अपनी रेगुलर हैबिट में बनाए कि मेरा ये मुझे पढ़ना है, ठीक है ना? तो मैं पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले आप बच्चों के नाम ले रहे थे, आपको कुछ अच्छे बच्चों के नाम याद रहेगा? हाँ, ऐसे सिर्फ अच्छे बच्चे भी नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते जो क्लास में कारनामे करते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा बच्चा ऐसी स्टोरी की ये याद रह गया किसने ऐसा करा था मेरी क्लास में? देखो कारनामे वाले हो ना ज्यादा दिन से याद नहीं रह पाते यार, मुझे तो नहीं होते यार। कोई एक ऐसा मतलब आपको Recently कुछ अब वो स्टैंड में तो बहुत होते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि भाई मतलब एक ये इंसिडेंट बता पॉडकास्ट ऐसा दीजिए। है कि हर कोई देखेगा, हाँ तो भाई उनका भी कैरियर खराब ना हो, तो मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा। लेकिन देखो ऐसे बच्चों को ज्यादा दिन हम याद नहीं कर पाते। जैसे आज भी मुझे सच बताऊं तो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना अच्छे लोगों को ज्यादा दिन से याद कर पाता हूँ। सबके साथ है। मेरे साथ तो है, मुझे किसी का पता तो है नहीं कि भाई ये है। अच्छे लोगों में अभी तक याद, अगर जैसे कल को आप अच्छे बनोगे तो मैं हमेशा याद रखूंगा कि भाई ये ऐसे अच्छे स्टूडेंट थे जो जिन्होंने मेरा पॉडकास्ट लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, तो ऐसे भी याद रहेंगे, है ना ये लाइफ। और मैं ई सेल का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मौका दिया, है ना, कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर पूरी सोशल मीडिया इस चीज को देखती है ना, तो एक नई चीज उन्होंने बनाई ई सेल LHTS, और मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं उसका पार्ट बना। और आप तो अच्छे जिन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे, थैंक यू सर। तो थैंक यू टू ऑल। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था कि मैं हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि उससे जो बड़ा इंसान रहता है वो उसे एक एडवाइस देता है, तो आपको एक पीस ऑफ एडवाइस आपसे किसी बड़े इंसान ने दी हो जो आपको याद रही और आपकी लाइफ में आगे काम दे रही हो आपको, और आप बच्चों को बताइए ताकि उन्हें भी काम आए। देखो, मैं पीस ऑफ माइंड की बात की तो मैंने बताऊं ना, मैं एक बहुत छोटे से जगह से निकला था। हाथरस डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, आगरा के पास है डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी काका हाथरसी के नाम से वो फेमस है। हमारे यहाँ की हींग बहुत फेमस है। मैं अपने पर्सनल जीवन अगर आपने पूछा है तो एजुकेशन के लिए मैं आगरा शिफ्ट हो गया था आफ्टर ग्रेजुएशन। तो MSc MPhil PhD मैंने आगरा से ही की, और वहाँ मेरे जो गाइड हैं, जो गुरु हैं, मैं उनको बोलूँ तो मेरे जो आइडियल पर्सन है वो मेरे गुरु हैं। उनका नाम डॉक्टर संजीव कुमार, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, जो वाइस चांसलर हैं महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में। तो उन्होंने हमेशा बहुत सिखाया है। उन्होंने बोला कभी घबराओ मत, पेशेंस रखो, हाँ होगा। मेरी PhD में भी थोड़ा टाइम लगा कि मेरी थीसिस ना 1.5 ईयर लग गए आने में, एवल्यूशन में, चेक होने में, है ना। तो मैं घबरा गया कि बहुत टाइम लग रहा है काफ़ी। तो मुझे उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि PhD में एक स्टेज ऐसी आती है कि ऐसा लगता है छोड़ दो, कि भाई टाइम लग गया है, 4-5 ईयर काफ़ी हो जाता है, क्योंकि काम काफ़ी था, रिसर्च पेपर भी काफ़ी पब्लिश होते जा रहे थे, लेकिन डिग्री नहीं मिल रही थी, तो घबराहट सी हो गई। तो सर ने बोला संजीत यार डोंट वरी, सब चिंता मत कर, ये सब हो जाएगा, सब समय का खेल है, हो सकता है कि कुछ समय में आने वाली हो। तो मेरे जो आइडियल पर्सन है वो, तो उन्होंने जो आज तक सिखाया है ना, वो मैं विश्वास नहीं मानोगे कि मैं वो अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। और पूरे आगरा यूनिवर्सिटी में मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट के बहुत चहेते स्टूडेंट हैं, वो चहेते टीचर हैं। और मैंने कहीं थोड़ी चीज़ उनकी चुरा ली है कि मैं भी बनना चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी जैसी देखो गुरु ऐसा कोई बन नहीं पाएगा, है ना। तो मेरी लाइफ में ना गुरु का बहुत महत्व है, गुरु मेरे लिए भगवान है,
क्योंकि मेरे गुरु ने ही यहाँ बोला कि संजीत तू जा जॉब कर एलएनसीटी में, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। उन्होंने टीचिंग के लिए इंस्पायर किया हाँ, आपको। मैं वैसे ही बैठा था, आप स्टूडेंट मैं भी स्टूडेंट, तो मैंने बताया सर मुझे वहाँ से ना ऑफर आया है एलएनसीटी से। तो सर मुझे देख संजीत, देख लाइफ में ना जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ये वर्ड थे अभी तो याद है कि जॉब है तो सब है ना। अब तू पढ़ाई तो कर चुका है एमफिल तक, पीएचडी में ना टाइम लगेगा, तू काम कर, तू ज्वाइन कर। तो मैं भाई एलएनसीटी आ गया। एलएनसीटी में मुझे सबसे पहले कौन मिले, डॉक्टर अनुपम चौकसी सर। वो बहुत मतलब जैसे तुमने देखा है सुना है उससे ज्यादा है वो, अपनी चीजें ना बताते नहीं है वो, उनके अंदर क्या है, उनका हम्बल तो इतना ज्यादा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं अपनी पर्सनल शेयर करना चाहूंगा यहाँ। अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो सबसे पहले मैंने उनको देखा, वो अपने घर से तुरंत पहुंच गए। आप सोचो कोई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट का मालिक अपने एक एम्प्लॉय के लिए सीधे घर से कहाँ पहुंच गया, डॉक्टर के पास। जब मैं पहुंचा तो डॉक्टर से उनका डिस्कशन चल रहा था, तो ये वो है। सबसे पहले मुझे इतना नहीं मालूम था कि इतने उनके अंदर है। जब मैं उनके साथ रहा 21 साल का, उनके साथ देखा, ये चीज़ समझ में आई है इंसान नहीं मतलब बहुत बड़ी लीडरशिप है इनके अंदर, बहुत चलाना और इंसान के साथ कैसे रहना, हम्बल, अपने एम्प्लॉय का कैसा ध्यान रखना, इस चीज़ें मैंने देखी। तो जो आपने बोला कि कहाँ से सीखा, तो वहाँ से शुरुआत हुई और भगवान ने मुझे यहाँ एलएनसीटी एक परिवार दे दिया, अच्छे लोग दे दिए। डेस्टिनी है। सब ऊपर वाले ने अच्छा किया। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, वी आर वेरी थैंक यू ग्रेटफुल। सो मच। और सभी का हार्दिक धन्यवाद, पूरी सेल का ई सेल का धन्यवाद। ओके, थैंक यू।